लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीएसटीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में बीएसटीवी की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट ग्वालियर में। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता के मन में क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो मुद्दे हैं जो लोकसभा इलेक्शन में पब्लिक मैनिफेस्टो बने। तो शुरू करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट का ये सफर। ग्वालियर शहर का महाराज बाड़ा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर लोग घरों से निकलते हैं और खरीदारी करते हुए दिखते हैं। खासकर जब सारक का टाइम होता है या कोई त्यौहार होता है तो ये मार्केट अक्सर इसी तरह गुलजार दिखता है। यहाँ कुछ जो फुटपाथ पर जो कारोबार करते हैं, जो छोटे मजले जो कारोबारी हैं, उनके लिए ये रोजी रोटी का एक बड़ा केंद्र है। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे। महाराज बाड़ा बहुत विकसित हुआ है, क्या कुछ मदद मिल पा रही है आपको? महाराज बाड़े पे विकास अच्छा दिख रहा है स्मार्ट सिटी जोन में, और जो योजना है उनको लागू करने में थोड़ी सी किस कारण से देर हो रही है। जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसका कारण पता नहीं, लेकिन सौंदर्यता के नाम पर तो बहुत सफाई अभियान चल रहा है, मोदी जी के नाम से स्वच्छता अभियान चल रहा है, और काफ़ी सारी स्कीम गरीब अमीर सबके लिए निकाली गई है। वेंडर्स के, हम वेंडर्स हैं यहाँ के। महाराज बाड़े का सबसे व्यापारिक हृदय स्थल है ग्वालियर का ये, यहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता है। तो इस मामले में हम सिंधिया जी का शुक्रगुजार हैं कि वो लोग हमको कभी हटाने की नहीं सोचते, और हटाने के पहले विस्थापन का विचार रख रहे हैं स्मार्ट सिटी जोन में। तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों को, गरीबी स्तर के लोगों को आखिरी लाइन तक लाभ मिलने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए कितना डेवलपमेंट हुआ है? ग्वालियर तो बड़ा व्यापारिक केंद्र है, महाराज बाड़ा ये हृदय स्थल कहा जाता है। पहले से तो काफ़ी विकास हुआ है, जो है जब से बीजेपी आई है बहुत विकास हुआ है, अभी भी चल रहा है। लेकिन नगर निगम पता नहीं क्यों बीच बीच में काम रोक देती है, काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। जैसे उस तरफ फुटपाथ का काम रोक दिया था जी। अब ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे, धीमी गति है। लेकिन क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, हम लोग यहाँ आते हैं, सुविधाएं होना चाहिए, पार्किंग, गाड़ी सुविधाएं सारी होना चाहिए। आपको मालूम है कि मौजूदा जो सांसद थे, क्या नाम था, आप जानते थे उनसे? सेजवेलकर जी। कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा विकास किया उन्होंने। टिकट कट गया लेकिन उनका। अब टिकट तो ये पार्टी के ऊपर निर्भर रहता है, किसको दे किसको नहीं दे। तो मतलब आप कोई भी कैंडिडेट हो, आप बीजेपी को लाइक? बिल्कुल बीजेपी को लाइक कर। तो देखिए, ये थी कुछ यहाँ के लोगों की राय, जो व्यापारी थे, जो फुटपाथ पर कारोबार करते हैं। आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ है जनता के मन में, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके। संगीत धानी ग्वालियर अपने भीतर ऐतिहासिक इमारतों को सहेजे हुए है। एक बेहद सुंदर शहर ये ग्वालियर है। यहाँ पर जितनी ऐतिहासिक विरासत इमारतों की है, उतनी ही ऐतिहासिक विरासत यहाँ राजनीति की भी है। इस शहर से अटल बिहारी वाजपेयी का गहरा नाता है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं का इस शहर से नाता रहा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज लीडर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से कि कितना विकास इस शहर में हुआ है और वो क्या सोचते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ। बीजेपी कांग्रेस चक्कर में कभी विकास हो ही नहीं पाया। मान लो अब सिंधिया जी अगर अपने पावर में आ भी गए तो सिंधिया जी की वजह से थोड़ा सा विकास यहाँ पर देखने को ग्वालियर में मिल रहा है। अगर सिंधिया जी ना हो तो इस ग्वालियर में शायद ही विकास बढ़ पाए, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे वो तो उनके पास पावर रही ही नहीं कभी, और बीजेपी में जो है वो है ना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी सबसे ज़्यादा है। ये बात है कि ग्वालियर से सीट बीजेपी की निकलेगी, इस चीज़ में कोई बात नहीं, क्योंकि विपक्ष अपना कमज़ोर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ना विपक्ष को आप बिल्कुल तवज्जो ना दें। मेरे हिसाब से मैं तो कांग्रेस को वोट करूँगा। इसलिए नहीं कि मोदी जी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ हूँ, पर कांग्रेस को वोट इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे विपक्ष भी मजबूत चाहिए। अगर देश के अंदर विकास चाहिए तो मैं तो वोट फॉर कांग्रेस करना चाहूँगा। ग्वालियर में बहुत विकास हुआ है। अपना ये एयरपोर्ट देख लो, ये सब भाजपा की देन है। माननीय मोदी जी और माननीय शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, वो ग्वालियर में बहुत विकास कर रहा है। एयरपोर्ट हुआ, अपने ग्वालियर का स्टेशन हुआ, ग्वालियर में स्टेशन और वो क्रिकेट स्टेडियम हुए। ये सारा विकास जो सिंधिया जी हैं उन्होंने, उनके नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय नेतृत्व से ग्वालियर में बहुत विकास हुआ है। और यार चूँकि रही यहाँ के लोकसभा चुनाव की बात,
तो माननीय भारत सिंह जी एक छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं उनके साथ हूँ। और माननीय भारत सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि ये कहना गलत है कि किसी के दबाव में आके ये वो करके टिकट दिया है। वरिष्ठ नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसके साथ सब हम भाजपा कार्यकर्ता सभी हैं। आप भैया क्या सोचते हैं मन में, क्या? जैसा कि भैया ने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट का अभी हुआ है, तो ग्वालियर एयरपोर्ट तो शायद पहले से ही बना हुआ है। टर्मिनल हब अभी बनाया है, एक नया टर्मिनल अभी वो बना हुआ है, हालांकि उन्हें बनाया गया, उड्डयन मंत्री हैं वो अभी, तो इतना तो हम उनसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि कम से कम वो ग्वालियर में तक कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वो तो पहले से ही बना हुआ था। और दूसरी बात ये है कि अगर ग्वालियर की लोकल मुद्दे की बात की जाए तो ग्वालियर में जो नगर निगम है, मैं हालांकि जबलपुर में गया हूँ, भोपाल में भी रहा हूँ और इंदौर भी गया हूँ, तो वहाँ की तुलना में यहाँ का जो नगर निगम है वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। गंदगी यहाँ पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोड के पीछे, रोड के बगल में आपको गंदगी दिख जाएगी। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। युवा रोजगार चाहते हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है। हालांकि कुछ लोग जो श्रेय दे रहे हैं विकास के लिए वो केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भी दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का भी जिक्र हो रहा है और वर्तमान जो सांसद हैं विवेक नारायण सेजवलकर, उनकी भी तारीफ हो रही है। आगे चलेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मांगे हैं जनता की, वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर लोकसभा सीट में शहरी आबादी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की भी बड़ी आबादी है जो कृषि पर निर्भर रहती है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ का जो किसान है वो किस तरह से मौसम की मार झेल रहा है। अभी हाल ही में हुई बारिश से किसानों की जो फसलें हैं वो 70% तक तबाह हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि गेहूं, चना और सरसों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ के किसान हैं वो फूलों की खेती भी करते हैं। तेज आंधी, पानी और ओलों ने उनकी इन सभी फसलों को प्रभावित किया है। हमारे साथ बात करने के लिए किसान मौजूद है। मैं पहले खेतों की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से अन्नदाता के ऊपर आसमान से आफत बरसी है। और चौंकाने वाली बात यह है कि फसलें चौपट होने के बाद भी आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनके पास सुध लेने नहीं आया। ये आज की तस्वीर नहीं है, अक्सर इसी प्रकार की जो प्राकृतिक मार है वो अन्नदाता पर पड़ रही है, जिससे अन्नदाता परेशान और हैरान है। वैसे इस इलाके को बहुत ड्राई जोन माना जाता है, लेकिन फिर भी किसान जैसे तैसे अपनी फसलें यहाँ पर करते हैं। लेकिन बावजूद इसके उनकी फसलों पर किस तरह की प्राकृतिक मार पड़ी है वो ही बता पाएंगे। वैसे ही ये इलाका बहुत सूखा है, जैसे तैसे खेती करते हैं। तो इस बार जो मौसम की मार पड़ी है, अभी ओले पाले की जो स्थिति, ओला जो गिरा, बारिश हुई, किस तरह की फसलें नुकसान हुई? फसलें देखो, आप देख ही रहे हैं कि गेहूं की फसल है, बिल्कुल आंधी पानी के साथ तूफान जमीन में पूरी गिर पड़ी है। आज तक कोई आया मुआवजे की? नहीं, अभी कोई नहीं आया है जी। तो ऐसी तस्वीरें ऐसे हजारों हेक्टेयर में हाँ, सबसे ज्यादा ये हुआ है फूलों की खेती है, पाला उस पर भी पड़ा है, गुलाब की खेती है, सोजना के जो पेड़ लगे हैं उसकी पूरे फूल पूरे झड़ गए हैं। जी जी। कितना नुकसान हुआ है? अरे बहुत सारा हो गया। सोजना के पेड़ तो बहुत टूट ही गए, डाल से ही टूट गए, इतना नुकसान हो गया है। गेहूं चने की क्या स्थिति है? अरे बहुत ज्यादा है, ओले आने की वजह से आप देख रहे हैं, और बहुत नुकसान हुआ है ना। कितना प्रतिशत नुकसान हो गया? 70। तो आप कैसे गुजर बसर करेंगे अपनी? अरे अब देखो कैसे करें। फसल बीमा है? फसल बीमा नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया? जानकारी नहीं है, पता ही नहीं चलता है। योजना का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। जी। इस बार क्या चाहते हैं? इलेक्शन है, क्या मुद्दे रहेंगे आप? हम जी चाहते हैं कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था की जाए, कि तिगरा डैम से कहीं ना कहीं से बिना पानी के बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए, अन्नदाता जो है वो मौसम की मार झेल रहा है, उसकी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी किल्लत इस इलाके में पानी की है, पीने की पानी की भी बड़ी किल्लत है। हर बार चुनाव आते हैं, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वे वादे पूरे नहीं होते। इस बार भी किसान अपनी इन मांगों को लेकर नेताओं से फिर से बात करेंगे। ग्वालियर संभागीय मुख्यालय है, यहाँ प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी हैं। इसके अलावा कभी ग्वालियर औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ग्वालियर की जो औद्योगिक पहचान है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। हमारे साथ शहर के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ व्यापारीगण भी हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो सोचते हैं। लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है,
प्रत्याशियों के भी घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। ग्वालियर के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी के लिए ग्वालियर बेहद महत्वपूर्ण सीट है। ग्वालियर एक मजबूत किला बीजेपी का कहा जाता है। कितना विकास हुआ है ग्वालियर में अगर देखें तो? लंबे समय से बीजेपी का सांसद यहाँ पर है। काफ़ी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मानते हैं आप विकास हुआ है। जी, आप कैसे देखते हैं? नहीं, विकास के नाम पर साहब जो अपेक्षाएं रखी गई थी और जो अपेक्षा है उस हिसाब से तो विकास कम हुआ है जी। इसको अभी इसमें और आवश्यकता है काम करने की। हम समझते हैं अगर हमको एक अच्छा कैंडिडेट मिला है तो वो आगे हो सकता है अच्छा विकास हो। बिल्कुल, ग्वालियर औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा है, जैसे इन्होंने बताया। क्या चाहते हैं आप, कितना विकास आप कहाँ देखते हैं ग्वालियर को भोपाल इंदौर की तुलना में? ग्वालियर में अगर अपन देखें तो आज से 35-40 साल पुराना अगर ग्वालियर देखें तो उसका इतिहास बड़ा गौरवशाली था। मगर आज के ग्वालियर को अपन देखें तो ऐसा लगता है कि अपन उज्जैन से भी अब पीछे हो गए हैं। इंदौर को तो और भोपाल को तो अपन छोड़ ही दें। तो जो यहाँ के नेताओं को चिंता करनी चाहिए थी यहाँ के विकास की, उस हिसाब से यहाँ पर विकास तो नहीं हुआ जो हमें लगता है। बाकी छोटे मोटे कामों का अगर अपन विकास मांगें तो वो कोई विकास उसको नहीं कहा जा सकता। सड़कें बनना या कोई पुल बन जाना उससे कोई विकास नहीं होता। जो इंडस्ट्री वगैरह के लिए सरकार को चाहिए था, ऐसा कोई बड़ा विकास ग्वालियर में नहीं हुआ है जिसकी कि हम लोग अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल, वो भी मौजूद हैं। प्रवीण जी, जैसा कि लोग कह रहे थे कि डेवलपमेंट में काफ़ी पिछड़ा है। हम भोपाल इंदौर की बात करते हैं, उज्जैन की बात करते हैं, जबलपुर की भी बात कर ले तो ग्वालियर बहुत पीछे चला गया। एक ज़माना था कि ग्वालियर में सड़कें पानी से धुला करती थी, लोग ग्वालियर के विकास के कसीदे पढ़ते थे। देखिए, निश्चित रूप से जो विकास की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि मार्च 2020 के बाद ग्वालियर के अंदर विकास की जो गति आई है वो गति इस बात का प्रमाण है कि चाहे हमारे यहाँ 500 करोड़ का लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का जो निर्माण हो रहा है, वो एयरपोर्ट का निर्माण केवल आने जाने का साधन नहीं होगा। उस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद उसके आसपास के क्षेत्र की कीमतों में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी कंपनियों के डिपो के लिए ज़मीनें तलाशी जा रही हैं और इंडस्ट्री, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्वालियर अभी नहीं आता था क्योंकि सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, एयरपोर्ट के बाद वो सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और एक बड़ा उद्योग भी जहाँ स्थापित होंगे, ये पूरी संभावना है। मतलब आप मानते हैं कि विकास हुआ है। आप कैसे देखते हैं ग्वालियर के विकास को? सांसद के रूप में ग्वालियर का अनुभव अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 15-17 साल से ग्वालियर में भाजपा के सांसद हैं। भाजपा ने जो वायदे किए थे, चुनावी वायदे, उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। ग्वालियर उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। व्यापार उद्योग किसी भी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। पैसा उसी से आता है, जब पैसा आता है तभी विकास होता है। तो ग्वालियर बहुत पीछे होता जा रहा है। डर और भय का माहौल है, लोगों का जो है कि अच्छा अनुभव नहीं रहा है। मतलब अपराध बढ़े। अभी जो है कोई विजन और मिशन वाला एक कैंडिडेट चाहिए जो ग्वालियर की विजन मिशन के लिए सोचे, ग्वालियर के लिए समय दे, केवल उद्घाटन नहीं करे, काम भी करे। बिल्कुल, अपराध, इनका ऐसा कहना है कि अपराध बहुत है ग्वालियर जिले में, इसलिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरफ रुख नहीं कर रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विकास की प्रारंभ तो हो रहा है। नया एयरपोर्ट, एक उम्मीद दिखी है, एलिवेटेड रोड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर क्षेत्रीय असंतुलन के एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अगर अपन बात करें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से विकास की गति वहाँ चल रही है, तो ग्वालियर अफेक्टेड है। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में बात नहीं सुधार होगा यहाँ पे, संभव नहीं है अभी ये। तो देखिए, ये थे शहर के बुद्धिजीवी वर्ग और जो गणमान्य जो व्यापारीगण हैं, उनसे हमने चर्चा की, उनसे जानने और समझने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि विकास हुआ है, हालांकि विकास के लिए अभी और अपार संभावनाएं हैं। अपराध का एक बड़ा मुद्दा है। अपराध ग्वालियर में जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे लेकर व्यापारियों में जरूर नाराजगी है। ग्वालियर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत किला है। इसे जीतने के लिए कांग्रेस तमाम प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे, किसे कांग्रेस इस मैदान में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी ने अपना पत्ता खोल दिया है। यहाँ बीजेपी ने पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त हम शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हैं। बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी के जो नेता हैं कमल माखीजानी, उनसे बात कर लेते हैं। लोकसभा सीट ग्वालियर बेहद महत्वपूर्ण है। दिग्गजों का यहाँ पर
नाता रहा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, राजमाता सिंधिया की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर जो बड़ा नाम है, जयभान सिंह पवैया, ऐसे दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़े हैं। भारत सिंह कुशवाहा मैदान में, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये वास्तव में सही बात है कि ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जी मैं तो उसको कहता हूँ कि ग्वालियर भाजपा के लिए यूटेरस है, गर्भाशय है जी भाजपा का। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सामने आने वाला है। जैसा कि मोदी जी का आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी 370 अकेले और 400 एनडीए पार, तो ये लक्ष्य हम हासिल करेंगे। और जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं, निश्चित तौर पर बहुत विकासपरक सोच वाले हैं। वो दो बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे, सहज सरल सौम्य और सर्वव्यापी हैं वो। क्या लग रहा है इस बार भी बीजेपी पिछले जैसे हैट्रिक कर चुकी है, हैट्रिक से भी आगे बढ़ गए हैं आप, तो लगातार बैक टू बैक चुनाव जीत रहे हैं 2009 से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय ऐसी है कि कांग्रेस से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। जहाँ भी नेता नजर डालते हैं वो नेता वहाँ से गायब हो जाता है। उसको डर लगता है मैं कहाँ लड़ूँ, कैसे लड़ूँ, किस तरीके से लड़ूँ। भारतीय जनता पार्टी इस उरूज पर है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1.5 लाख से जीती, इस बार 3 लाख से जीतेगी। बिल्कुल, तो बड़ी जीत का दावा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयराज सिंह जी भी मौजूद है। जयराज जी, बड़ा दावा कि आपके पास तो प्रत्याशी नहीं है, ग्वालियर में ढूंढे से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी माननीय राहुल जी की यात्रा के दौरान जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ कर भा रहा है, आपकी जानकारी में डाल दूं कि मध्य प्रदेश में जल्दी ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सूची जारी होगी और हमारे पास एक से एक अच्छे प्रत्याशी ग्वालियर की लोकसभा के लिए हैं और शीघ्र ही आपके सामने योग्य दमदार प्रत्याशी आएगा। ये तो भाजपा की अंतर्कलह की वजह से उन्होंने जल्दी इस तरीके का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, अन्यथा नाम तो कुछ और ही होते। ये इस प्रत्याशी के लिए तो हमारे एक विधायक ही ने इनको धूल चटा दी और अभी तो हमारे पास एक से एक बड़ा हमारे तर्कस में तीर हैं। अभी देखिएगा आप क्या होता है जल्दी। एक और दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी के लिए ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ग्वालियर बीजेपी का एक मजबूत किला है, ऐसा कहती है बीजेपी। पिछले चुनावों में दिख भी रहा है, 2009 से आप खाता नहीं खोल पाए यहाँ पर। देखिए, बात सही है, भाजपा के लिए ये एक अप्रत्याशित बात है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जुमलों की वजह से भाजपा देश के ऊपर काबिज रही है। जुमलों की सरकार है, बराबर इनके वरिष्ठ नेताओं ने अपनी गारंटी को जुमलों का नाम दिया है। और मैं एक बात फिर कहूँगा, जो अभी इस तरीके के देश के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रलोभन देकर ये सरकार आई है, क्या 450 रुपये का सिलेंडर हो गया, क्या 3100 रुपये महिला लाडली लक्ष्मी योजना में आ गए? इस तरीके के ये जुमलेबाजी का जो खामियाजा है, अब जल्दी ही जनता समझ चुकी है और इसकी वजह से इनके परिणाम, जो इनका उत्कृष्ट चढ़ता हुआ सूर्य जल्दी अवसान की ओर आने वाला है। आप देखिएगा कि अभी पटना की रैली, राहुल जी की रैली इसका परिणाम दिखा रही है। और तो देखिए, बड़ा आरोप लगाया है, जुमलों की सरकार बता रहे हैं, आपकी सरकार जो है उसको जुमलों की सरकार बता रहे हैं। और जो कैंडिडेट हैं आपके भारत सिंह कुशवाहा, उन पर भी टीका टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन हार गए एक विधायक जो वहाँ से लड़े, सांप सिंह गुर्जर, उन्होंने शिकस्त दे दी। अब कुछ कारण होते हैं चुनाव में, कोई वजह रही होगी, एंड टाइम पर मैनेजमेंट जो भी करा उन्होंने सांप सिंह जी ने, उसकी वजह से वो चुनाव जीत गए थोड़े बहुत वोटों से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संसदीय क्षेत्र की चुनाव की अलग व्यवस्था होती है और विधानसभा के चुनाव की अलग व्यवस्था होती है, दोनों के नीति नियम सब अलग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ये कह रही है कि भले ही विधानसभा इलेक्शन में जरूर जो परिणाम रहे हों, लेकिन अब लोकसभा इलेक्शन में उसका हिसाब किताब पूरा होगा। मैं इनको बताना चाहूँगा, आपको इतिहास याद करना चाहिए। जिस समय आपका गढ़ था, भाजपा माना जाता था, उस समय माधवराव सिंधिया जी ने आपके अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ से हरा के भेजा था। तो इनका समय अब उसका आ गया है कि अहंकार चरम सीमा पे है और 2 वनवासी इनको फ्रीज कर देंगे। जो हमारा एक नेता सड़क पर घूम रहा है और पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है, और मालूम पड़ेगा कि अगली वाली लोकसभा में इनको ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिलेगा और कांग्रेस के सामने ये टिक भी नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी सरकार है। वो तो राहुल गांधी को ही जुमला कह रहे हैं कि राहुल गांधी जुमला हो गए, इसलिए एक के बाद एक नेता छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के मारे एक ही ऐसा नेता है जो सब पे भारी पड़ चुका है। ये 400 तो क्या 40 सीटों पे आगे समझ के जाएंगे, ऐसी उम्मीद है इनकी भाजपा के पास। बिल्कुल, कांग्रेस का बड़ा दावा है। राहुल गांधी की बड़ी तारीफ कांग्रेस ने यहाँ पर की है कि 400 क्या 40 पर सिमट जाएंगे। लोकसभा में आपका हश्र ये कह रहे हैं कि आप लोग तो अहंकारी हो गए, आपकी तुलना जो है वो रावण से की है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक बहुत शानदार वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो सरकार है 400 से अधिक जीतेंगे, क्योंकि राम मंदिर का जो 22 तारीख को, पिछले 22 जनवरी को जो माहौल था
उससे पूरे देश में एक अलग मानस बन चुका है और माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार है। बिल्कुल, तो राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम वो मुद्दे हैं जिनका शायद कांग्रेस के पास जवाब नहीं होगा। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी कह रही राम मंदिर उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। जनता ये देख रही है कि क्या कुछ काम किए हैं। धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए संजीवनी होंगे लोकसभा में। देखिएगा, ये राम मंदिर की बात करते हैं, जो कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ जो चुनाव जीत रहे हैं 400 की बात कर रहे हैं, ये ईवीएम के सारे चुनाव जीत रहे हैं। और ये राम मंदिर की बात जो कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, ये बात करते ही नहीं है। 160 करोड़ जनता हमारे देश की है, उसमें 80 करोड़ जनता को जी 2 किलो अनाज दे रहे हैं, 3 किलो चावल दे रहे हैं, उसमें इनने उनको अपंग बना दिया है। युवाओं की बात नहीं करते, बुजुर्गों की बात नहीं करते, महिलाओं को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। ये क्या है? ये मजाक बना के रख दिया है। देश में एकदम इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, मैं आपको क्या बताऊं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब लोगों की बात नहीं कर रहे, जनता की बात नहीं कर रहे, जब अपने हित की बात करते हैं। बिल्कुल बड़ा आरोप है भैया, कह रहे हैं कि ईडी आपका पुंछल्ला है और ईवीएम से आप इलेक्शन जीतते हैं। कांग्रेस के पास आरोपों के सिवा और कुछ चीज़ है बची नहीं है। अब जब भी चुनाव हारते तो ईवीएम की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इससे पहले हमारी सरकारें नहीं थी, वहाँ उस समय ईवीएम की बात क्यों नहीं आई? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी दोनों राज्यों में। आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको पब्लिक ने पसंद नहीं किया, पुनः भाजपा की सरकार बनी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। ईवीएम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और रही हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आप मंदिर की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। मंदिर की बात हम इसलिए करते हैं, मंदिर हमारा जन भावना का प्रतीक है। अभी मैं इनको नई जानकारी बताना चाहता हूँ कि मंदिर के जो 1-1 रुपये चंदा करके जो इतने बड़ी राशि मंदिर में जमा हुई है, उस राशि के ब्याज से ही मंदिर का खर्चा चल रहा है। अगर अपन कल्पना करें ना कि फैक्ट्री को लगाने की, तो इतना मुनाफा उस फैक्ट्री भी नहीं दे पाएगी, उससे रोजगार मिल रहा है। आप अयोध्या जाके देखो, मोमडन लोग वहाँ सबसे ज़्यादा रिक्शे चलाते हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी हैं। वो इतने प्रसन्न हैं। मैं भी अभी गया था अयोध्या, जब काम चल रहा था, लोग पर्यटक जा रहे हैं। हमारी पार्टी माता बहनों बुजुर्ग महिलाओं को आस्था ट्रेन के माध्यम से राम मंदिर की यात्रा करा रही है। बिल्कुल, तो देखिए राम मंदिर रोजगार दे रहा है और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बेफिजूल का मुद्दा आपने बना दिया है। नहीं, राम तो सभी के हैं जी, इनके नहीं हैं जी। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, मगर ये कहते हैं कि राम हम लाए हैं। राम नहीं लाए हैं जी, ये राम की मूर्ति को ला करके पधार दिया। हमारे यहाँ राम बसी हैं, हमारे तो दिल में राम है। तो ये कुछ नहीं है। खाली मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो हमारे माननीय कमल जी कह रहे थे कि ये बीजेपी का गढ़ है, ऐसा नहीं है। बीजेपी की लोकसभा की अभी परिणाम जो विधानसभा के आए थे, उसमें भी हम 22 से 25 हज़ार वोटों से 8 विधानसभा में आप अगर नॉलेज करें तो उसमें जीते हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके दल में गुटबाजी बहुत है। रामनिवास रावत ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में उपेक्षा हो रही है। पोस्टर बैनर में साफ तौर पर आपके यहाँ गुटबाजी दिखती। कैसे जीतेंगे आप? एकजुट तो है ही नहीं। देखिए, ये राम मंदिर के नाम पर जिस व्यवस्था के तहत चले थे, निश्चित तौर पर उस व्यवस्था की शुरुआत माननीय राजीव जी ने ताला खुलवाकर और देश के अंदर एक जनमानस के भीतर पहल की थी, जिसके लिए आज देश के शंकराचार्य इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। किसी मुद्दे के और विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म को गुमराह करने का इन्होंने मुद्दा बना रखा है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। बिल्कुल धर्म की राजनीति करते हैं आप, कमल जी, इस तरह का आरोप है। देखिए, कांग्रेस पर आरोप लगाने से कोई काम बचा नहीं है। अगर हम जन भावना की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, वे सनातन को गाली देते हैं, वो राम को काल्पनिक चरित्र मानते हैं, वो राम सेतु को एक मानव निर्मित अवयव मानते हैं, तो उनको जनता सबक सिखा रही है। लगातार उनके नेता राम के नाम पे ही इनको छोड़कर जा रहे हैं और जनता भी राम जी के आशीर्वाद से इनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल, राम जी के आशीर्वाद से जनता सबक सिखाएगी। एक और बात है कि क्या ग्वालियर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे, तो क्या विकास हुआ है? बीजेपी ये कहती है कि बड़े विकास हुए हैं। स्मार्ट सिटी के अगर वर्क देखें तो उसमें विकास की बात कहती है। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ये सब दुरुस्त है। देखिए, धर्म की जब बात आती है तो राजनीति में कहा गया है, शायद आपने भी सुना होगा और मैं इनको बता भी दूं कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।
आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत है और ये आपने कहीं ना कहीं सहारा लिया हुआ है। विकास की जो बात आप करते थे वो मुद्दा आपका चला गया और आज भाई कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चल रही है। हम इस देश का और एक नौजवान का, इस किसान का, इस जवान का उन्नति चाहते हैं, उसको आगे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और देश का भला भी तभी हो सकता है जब हमारी ये पीढ़ी बहुत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, रोजगार की बात है, मुद्दे की बात है, रोजगार पर विषय पर बात आई है कि रोजगार नहीं है, महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के एलिगेशन तमाम लगाए गए हैं। राम को लेकर भी उन्होंने कहा कि राम सिर्फ एक दल के नहीं है। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि रावण की लंका ढह गई और 2 वनवासियों ने रावण की लंका ढहा दी। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि रावण की लंका तो कांग्रेस की थी और रहा सवाल 2 वनवासियों का, तो उनके लिए तो हमारे माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, इन्होंने पूरी कांग्रेस की लंका ढहा दी। इवन कांग्रेस की नहीं, जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो भी आज पस्त पड़े हुए हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व पटल पर, आज भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्तंभ है, आज अपनी एक उसकी गुडविल है। और रहा सवाल रोजगार का और इसका, तो रोजगार भारतवर्ष के अंदर पहले से और अभी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जितने भी धर्म स्थलों पर निर्माण कार्य हो रहा है, धर्म स्थलों का विकास हो रहा है, वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं अति बढ़ रही हैं, रोजगार काफ़ी लोगों को मिल रहा है। रहा सवाल छोटी मोटी मुद्दों को, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, रहा सवाल राहुल जी का, तो राहुल बाबा अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो जो भारत कभी टूटा ही नहीं उस भारत को जोड़ेंगे कैसे? जो भारत तो कभी टूटा ही नहीं, तो उसको राहुल बाबा क्या जोड़ेंगे? उनको राहुल बाबा क्या जोड़ेंगे, ये इस तरह की बात आई है, क्या जोड़ेंगे? राहुल बाबा यात्रा पर निकले हैं, भारत टूटा नहीं। नहीं, अब उनके नज़रों में नहीं टूटा है। आप देखो तो बाड़ा ही टूट गया है। इस बाड़े को देखोगे ना तो ये बाड़ा ही नहीं रहा। वही कहने का मतलब ये कि जिस हृदय स्थल पर महाराज बाड़ा जिसको कहा जाता है, आज इस ग्वालियर का मतलब ये महाराज बाड़ा है। आप देखिए आज फुटपाती लोग, आज गरीब लोग, ये स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर, स्मार्ट ये टाइल्स लगाने के नाम पे बेरोजगारों को, तो इनको दिखेगा नहीं। इनको क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इनके जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे 2 रंगा बिल्ला, समझ लो रंगा बिल्ला वो हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता, उनको रंगा दिखता है, उसको बिल्ला दिखता है। बाकी आज मैं आपको बता दूं, इस ग्वालियर लोकसभा में उन आरएसएस के लोगों का इस तरह से हनन किया गया है कि आज उनकी पूछ परख नहीं है। उनको जो एक सम्मान जगह सीट जो लोकसभा की होती थी उस परिवार की, आज उस आरएसएस के लोगों के, संघ के लोगों की, आज उसको रंगा बिल्ला ने नकार दिया और आज एक कैसे प्रत्याशी को ला करके यहाँ ग्वालियर में लोकसभा का टिकट दे दिया। इस बार परिणाम देंगे कि कांग्रेस जीत के इस ग्वालियर से आएगी आएगी आएगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, एक तरफ बीजेपी राम मंदिर को लेकर उत्साहित है, धारा 370 जैसे विषयों पर बीजेपी का हौसला बुलंद है। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी से डरी हुई है, इसीलिए अपना प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि जनता के मुद्दों के बीच क्या होगा यहाँ का चुनाव परिणाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर।